नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवकों की क्षमता विकास को बढ़ावा देने के लिए साधना सप्ताह का शुभारंभ किया। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत संयुक्त रूप से नई दिल्ली में एक सप्ताह के साधना सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को वर्चुअल तौर पर संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में देश का जोर कर्तव्य भावना पर ज्यादा है। उन्होंने कहा कि सरकार के वर्तमान प्रयासों को बड़े कैनवास पर देखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी को समझने और इसके इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब ये पब्लिक सर्विस का जरूरी हिस्सा बन चुका है। पीएम ने कहा कि आज के समय में वही लोक सेवक बेहतर होगा जिसे प्रौद्योगिकी और डेटा की सही समझ होगी। पीएम मोदी ने राज्यों के बीच किसी भी दरार को भरने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार और नौकरशाही यदि संपूर्ण शासन के दृष्टिकोण को अपनाएंगे तो हर मिशन में सफलता मिलेगी। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच सरकार ने 30 जून तक प्रमुख पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क से छूट दे दी है। इसी के साथ 40 प्रमुख पेट्रोकेमिकल और पॉलीमर उत्पादों के आयात पर सीमा शुल्क शून्य हो गया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 2 अप्रैल से 30 जून 2026 तक निर्जल अमोनिया, मेथनॉल, फिनॉल, एसिटिक एसिड, स्टाइरिन, एमईजी, पीटीए आदि सभी पर अब कोई आयात शुल्क नहीं देना होगा। अमोनियम नाइट्रेट पर भी कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। इसके साथ ही अमोनियम नाइट्रेट पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी जीरो कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से कृषि और उर्वरक क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक आयात शुल्क में कटौती से प्लास्टिक, पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मा, रसायन और ऑटो कंपोनेंट क्षेत्रों को लाभ होगा और साथ ही उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। केंद्र सरकार की इस पहल से इनपुट लागत में महंगाई नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने अपने रक्षा निर्यात में अब तक की सबसे उच्च स्तर वृद्धि दर्ज की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के 23,622 करोड़ रुपए के आंकड़े से 14,802 करोड़ रुपए की भारी वृद्धि को दर्शाता है। देश की इस ऐतिहासिक उपलब्धि में रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, डीपीएसयू और निजी क्षेत्र का योगदान 54.84% और 45.16% रहा है। रक्षा मंत्री ने एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायक नेतृत्व में भारत रक्षा निर्यात में एक प्रभावशाली सफलता की कहानी लिख रहा है। इस वृद्धि से भारतीय निर्मित रक्षा उत्पादों की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति और अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में इस क्षेत्र के बढ़ते योगदान का पता चलता है। इस वृद्धि से भारतीय निर्मित रक्षा उत्पादों की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति और अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में इस क्षेत्र के बढ़ते योगदान का पता चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में शामिल न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ धरना और उनके घेराव की शिकायत पर तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि कोलकाता हाईकोर्ट की सूचना के बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा में लापरवाही का मामला चिंताजनक है। कोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव, डीजीपी, जिला अधिकारी और एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं और 6 अप्रैल को अगली सुनवाई में ऑनलाइन मौजूद रहने के निर्देश भी दिए हैं। कांग्रेस ने तो संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा ने केरल में 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज कोच्चि में अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें राज्य परिवहन बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, कल्याण पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रतिमाह करने और कॉलेज जाने वाली छात्राओं को 1,000 रुपए मासिक सहायता देने का वादा किया गया है। केरलम के कोझिकोड में सत्तारूढ़ एलडीएफ सरकार ने अपना विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। इसे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने पेश किया। इस घोषणा पत्र में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कल्याण और विकास से जुड़ी कई योजनाओं का वादा किया गया है। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से है जारी। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड अधिकारी लगातार एक्शन में है। इसी क्रम में अधिकारियों ने डीएमके के थिरुवेरुम्बूर निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार अनबिल महेश के वाहन की जांच की। बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में धोखाधड़ी के जरिए बंगाल में सत्ता हासिल की है।
रूस सरकार के उप प्रधानमंत्री और व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के सह अध्यक्ष डेनिस मंटुरोव भारत की अपनी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। अपनी इस यात्रा के दौरान डेनिस मंटुरोव विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। इस उच्च स्तरीय बैठक में व्यापार, निवेश, वैज्ञानिक सहयोग, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक संबंधों को और भी प्रगाढ़ करने पर विशेष मंथन होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि अमेरिकी सेना जल्द ही ईरान में काम पूरा कर देगी क्योंकि मुख्य रणनीतिक लक्ष्य लगभग पूरे हो चुके हैं। ट्रंप ने दावा यह भी किया कि ईरान के साथ जंग में उनके लक्ष्यों को हासिल करने में काफी प्रगति हुई है। इन लक्ष्यों में ईरान की मिसाइल बनाने की क्षमता और नौसेना को खत्म करना, उसके सहयोगी समूह को क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने से रोकना और ये सुनिश्चित करना शामिल है कि ईरान परमाणु हथियार न बना सके। व्हाइट हाउस के क्रॉस हॉल से बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि पिछले 1 महीने में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत हुई कार्रवाई से ईरान की मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने की क्षमता बहुत कम हो गई है और उसकी हथियार फैक्ट्रियां और रॉकेट लॉन्चर नष्ट किए जा रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, उसकी वायुसेना बुरी तरह तबाह हो गई है और उसके कई नेता मारे जा चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को भी लगातार कमजोर किया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। भवानीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज हर जगह पर एक ही आवाज है कि ममता सरकार को बदल दो। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गुंडाई से किस तरह से पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल त्रस्त है। गृहमंत्री अमित शाह आज नौगांव जिले के कालीबोर निर्वाचन क्षेत्र में असम गण परिषद के उम्मीदवार केशव महंता के समर्थन में दोपहर बाद 3 बजे में हाई स्कूल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भारत ने बुर्किना फासो को मानवीय सहायता के तौर पर 1000 मीट्रिक टन चावल भेजा। ये पहल विस्थापित लोगों की खाद्य सुरक्षा को समर्थन देने के उद्देश्य से की गई। ये कदम भारत की ग्लोबल साउथ देशों के लिए विश्वसनीय साझेदार के रूप में प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि इस सहायता का उद्देश्य कमजोर समुदायों और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि ये कदम ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक भरोसेमंद विकास और मानवीय सहायता साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी। एक्स पर लिखा कि ये पावन अवसर हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और स्फूर्ति लेकर आए। मेरी कामना है कि पवन पुत्र हनुमान जी सभी को बल, बुद्धि और विद्या का भरपूर आशीर्वाद दें, जिससे देश का सामर्थ्य और भी बढ़े। राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में आज स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन एम्स दिल्ली के सहयोग से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान के लिए हिस्सा लिया और रक्तदान कर मानवता की सेवा का संदेश भी दिया। राष्ट्रपति भवन के कल्चर सेंटर में चौथी बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का उद्देश्य लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूक करना और जरूरतमंद मरीजों के लिए पर्याप्त रक्त उपलब्ध कराना है। चंडीगढ़ में भाजपा कार्यालय के बाहर धमाके से फैली सनसनी के बीच सुखजिंदर सिंह बब्बर नाम के व्यक्ति ने ग्रेनेड हमले की जिम्मेदारी ली है और इसे सिख युवकों की हत्या का प्रतिशोध बताया है। एयर टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ की कीमतों में तेज बढ़ोतरी का असर अब हवाई किरायों पर भी नजर आने लगा है। देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो ने आज से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए फ्यूल चार्ज बढ़ाने का फैसला किया है। नई दरें आज रात 12 बजे के बाद सभी बुकिंग पर लागू होगी। घरेलू उड़ानों में दूरी के आधार पर 275 से 950 रुपए तक अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर यह बढ़ोतरी 900 से लेकर 10,000 रुपए प्रति सेक्टर तक हो सकती है। जनविश्वास संशोधन विधेयक 2026 देश के 80 केंद्रीय कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव लेकर आया है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाना और उनकी जगह सिविल पेनल्टी यानी कि आर्थिक जुर्माना लागू करना है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल ने दिल्ली जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से 14 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। इनमें 4 महिलाएं और 4 नाबालिग भी शामिल हैं। आरपीएफ के मुताबिक इन लोगों के पास से आधार कार्ड बरामद हुए हैं, जिनकी सत्यता की जांच की जा रही है। इस मामले में विस्तृत जांच भी शुरू कर दी गई है। दिल्ली में नशे और संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच 13.2 के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए 48 घंटे में 3,211 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा तीसरी से लेकर 8वीं तक के छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल थिंकिंग पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप यह पहल छात्रों को बचपन से ही एआई आधारित भविष्य के लिए तैयार करने और उनमें तार्किक और समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए है। दिल्ली पुलिस ने टेक्नोलॉजी आधारित पुलिसिंग और डेटा गवर्नेंस में एक बार फिर लीडरशिप साबित की है। गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड से ब्यूरो की देखरेख में चलने वाले CCTNS प्रगति डैशबोर्ड पर उसने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। गुजरात के सूरत में धागा बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही 7 से 8 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सरकार अप्रैल-मई 2026 के दौरान क्षेत्रीय कृषि सम्मेलनों की एक व्यापक राष्ट्रव्यापी श्रृंखला का आयोजन करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 19 राज्यों में अब तक 9 करोड़ 25 लाख किसान पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं। रक्षा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 में एक और उपलब्धि हासिल की है। मंत्रालय ने अपने पूंजीगत बजट का पूर्ण उपयोग कर लिया है। ये बजट राशि 1.86 लाख करोड़ रुपए थी। तेलंगाना के जगित्याल जिले में स्थित कोंडागट्टू आंजनेय स्वामी मंदिर में 3 दिवसीय भव्य यात्रा की शानदार शुरुआत हो गई है। 500 साल पुरानी इस परंपरा का समापन 3 अप्रैल को होगा। चिन्ना हनुमान जयंती के पावन अवसर पर आयोजित इस ऐतिहासिक मेले में दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों से हजारों श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आज ओलावृष्टि और गरज चमक के साथ तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश में आज और लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कल तेज वर्षा की संभावना जताई गई है। दिल्ली, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, केरल, माहे, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और विदर्भ में आज गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हमारी आज की तेजस्विनी है एक ऐसी वीरांगना जिन्होंने दक्षिण सूडान की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उन्होंने जमीन पर जो काम किया उससे न केवल उन्होंने साहस का, नेतृत्व क्षमता का, बल्कि संवेदनशीलता का भी ऐसा परिचय दिया कि नारी शक्ति को नई पहचान दिलाई। तो हम जब वहाँ जाते हैं तो आप वहाँ का माहौल देखते हो आप, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट से के कारण सेक्सुअल वायलेंस बहुत हो रहा है वहाँ के विमेन और चिल्ड्रन का। बट जब हम गए तो वहाँ पे थोड़ा और उनका एक्सपोजर खुला तो उन्होंने देखा कि विमेन यूनिफॉर्म में भी मेल के साथ में काम कर सकते हैं। जब आप यूनिफॉर्म पहन लेते हो तो आपको लगता है कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल इंसान हो, जो आप केपेबल हो कुछ भी चेंज करने के लिए। इस हफ्ते डिफेंस डायनेमिक्स में भारत ने 2.38 लाख करोड़ रुपए के बड़े डिफेंस पुश के साथ सैन्य आधुनिकीकरण को दी तेज रफ्तार। आसमान में MiG-29 अपग्रेड के साथ एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइलें क्लोज कॉम्बैट क्षमता को करेंगी और मजबूत। जमीन पर प्रहार लाइट मशीन गन से बढ़ेगी इन्फेंट्री की फायर पावर और मोबिलिटी। देखिए पूरी रिपोर्ट इस शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के तेज होने के संकेतों के बीच आज भारतीय शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ लाल निशान में खुला। शुरुआती कारोबार में BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी दोनों में 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अप्रैल 2015 में शुरू होने के बाद से अब तक 52.37 करोड़ से ज्यादा लोन मंजूर किए जा चुके हैं। इन लोन के जरिए कुल 33.65 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए। NHAI ने 2025-26 में 5,300 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाकर 4,640 किलोमीटर के लक्ष्य को लगभग 15% से पार कर लिया है। गुजरात सरकार ने राज्य के दूरदराज के गांव तक पहुंच सुधारने और सड़क यात्रा को सुरक्षित और तेज बनाने के लिए 3,440 करोड़ रुपए के मरम्मत और गुणवत्ता सुधार कार्यों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में लिए गए इस फैसले के तहत 33 जिलों में 2,342 परियोजनाओं पर काम होगा, जिसमें करीब 5,700 किलोमीटर सड़कों को रिसरफेंसिंग की जाएगी।
पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि खरीफ सीजन के लिए देश में बीजों का पर्याप्त भंडार मौजूद है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और निजी क्षेत्र की मजबूत सप्लाई चेन के चलते किसी कमी की आशंका नहीं है। सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं, जिससे किसानों को समय पर बीज और उर्वरक मिल सके। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने सेज यूनिट्स को ऐसी राहत दी है जिससे अब वो कम ड्यूटी पर घरेलू बाजार में धमाकेदार एंट्री कर सकेंगी। ड्यूटी में सीधी कटौती के इस फैसले से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई रफ्तार मिलने वाली है। ड्यूटी में बड़ी कटौती ने कंपनियों के लिए लागत घटाने और मुनाफा बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक मार्च 2026 में यूपीआई ने रिकॉर्ड 22.64 अरब लेन देन दर्ज किए, जो अब तक का सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा है, जो सालाना आधार पर 24% की वृद्धि को दर्शाता है। लेन देन की कुल वैल्यू भी बढ़कर 29.53 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई। डिजिटल पेमेंट में फोन पे सबसे आगे रहा, जबकि गूगल पे और पेटीएम क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। सीबीआरई की रिपोर्ट के अनुसार भारत की डेटा सेंटर क्षमता 2026 में सालाना आधार पर 30% बढ़ने की उम्मीद। इसकी वजह मजबूत मांग और इस सेक्टर में निवेशकों की रुचि बने रहना है। डेटा सेंटर क्षमता ने नई पूंजी भी आकर्षित की और 2025 में 56.4 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताएं हासिल की, जिससे कुल निवेश प्रतिबद्धताएं 126 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। सरकार ने एफटीए के कथित दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के मकसद से सोना, चांदी और प्लेटिनम आभूषणों के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक शर्तें लागू की। ये सभी नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। वहीं पहले से किए गए सौदों पर भी कोई छूट नहीं मिलेगी और आयात के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2026 में अपने नागरिक घोषणा पत्र के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर 99.9% आवेदनों का निपटान किया। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट के साथ साझेदारी का ऐलान कर दिया है। इसके तहत मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों को टर्मिनल पर ही जरूरी चीजें कुछ मिनट्स में मिल जाएंगी। इस नई सुविधा के साथ यात्री अब ब्लिंकिट ऐप के माध्यम से चार्जर, स्नैक्स, किताबें और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों जैसी आवश्यक वस्तुएं ऑर्डर कर सकते हैं और उन्हें कुछ ही मिनटों में हवाई अड्डे के अंदर डिलीवरी प्राप्त हो जाएगी। भारत के प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा की मार्च 2026 में कुल ऑटो बिक्री 99,969 वाहनों की रही, जो निर्यात सहित सालाना आधार पर 21% की वृद्धि को दर्शाती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अनुसार मार्च में घरेलू स्तर पर एसयूवी सेगमेंट में बिक्री 60,272 यूनिट्स रही, जो 25% की बढ़ोतरी है। वहीं निर्यात सहित कुल यूवी बिक्री 62,109 यूनिट तक पहुंच गई। देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए मार्च का महीना काफी अच्छा रहा। इस दौरान कंपनियों ने रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की। इसकी वजह नए लॉन्च और घरेलू बाजारों में मांग का मजबूत होना है। किया इंडिया ने मार्च में रिकॉर्ड बिक्री की। इस दौरान ये सालाना आधार पर 14.5% बढ़कर 29,112 यूनिट्स हो गई। ये कंपनी द्वारा भारत में एंट्री के बाद किसी महीने की गई बिक्री का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सकल जीएसटी संग्रह मार्च 2026 में सालाना आधार पर 8.8% बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए हुआ। इसकी वजह घरेलू अर्थव्यवस्था का मजबूत होना और आयात से जुड़ी जीएसटी संग्रह में तेज वृद्धि का होना है। भारत ने बुर्किना फासो को मानवीय सहायता के तौर पर 1000 मीट्रिक टन चावल भेजा। ये पहल विस्थापित लोगों की खाद्य सुरक्षा को समर्थन देने के उद्देश्य से की गई। पश्चिम एशिया तनाव के चलते नेपाल पर्यटन बोर्ड के अनुसार मार्च में विदेशी पर्यटकों की संख्या घटी। हालांकि भारत से बढ़े आगमन ने कुछ राहत प्रदान की। इंडोनेशिया के टर्नाटे द्वीप के पास उत्तरी मोलुक्का सागर में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें कुछ इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और सुनामी की लहरें उठ खड़ी हुईं। भूकंप के दौरान मनाडो क्षेत्र में मलबा गिरने से एक व्यक्ति की मौत। वहीं अधिकारियों ने आसपास के तटीय क्षेत्रों में सतर्कता बरतने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लगभग 7 लाख बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति करने के लिए धन्यवाद दिया और इसे सबसे कठिन समय में परखी गई मित्रता बताया। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के 3 शांति सैनिकों की मौत को अस्वीकार्य बताया और पूरी जवाबदेही की मांग की।
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिकी जनता को लिखे पत्र में कहा कि ईरान को आम अमेरिकियों से कोई शत्रुता नहीं है और उसकी कार्रवाई आत्मरक्षा पर आधारित है। ईरानी राष्ट्रपति ने वॉशिंगटन पर ईरान की छवि को विकृत करने का आरोप लगाया और ईरान के आसपास अमेरिकी सैन्य उपस्थिति की भी आलोचना की। बुरुंडी की वाणिज्यिक राजधानी बुजुम्बुरा में सैन्य गोला बारूद डिपो में हुए विस्फोटों में 4 लोगों की हुई मौत। सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि धमाके शॉर्ट सर्किट के कारण हुए और कई घंटों तक जारी रहे, जिससे आसमान में धुएं के गुबार उड़ गए और भयभीत निवासी आश्रय लेने के लिए मजबूर हो गए। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में संदिग्ध गिरोह से जुड़ी गोलीबारी में स्ट्रोलर में बैठी 7 महीने की बच्ची की मौत। घटना के दौरान कई लोग और बच्चे मौजूद थे। न्यूयॉर्क पुलिस के अनुसार एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश अभी भी जारी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से आर्टेमिस 2 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 10 दिन के इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री चांद की परिक्रमा कर सुरक्षित पृथ्वी पर लौटेंगे। ये 1972 के अपोलो 17 मिशन के बाद पहली बार है जब इंसान पृथ्वी की निचली कक्षा से आगे बढ़कर चांद के करीब पहुंचेगा। नेपाल ने घर वापसी के एक बड़े मानवीय अभियान के तहत कुवैत से 9 प्रवासी श्रमिकों के शवों को स्वदेश वापस लाया। इसके साथ वहां फंसे 318 नेपाली नागरिकों को भी सुरक्षित निकाला गया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम जुलाई 2026 में जिम्बाब्वे दौरे पर 3 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेलेगी। इस सीरीज के सभी मुकाबले हरारे स्थित हरारे स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित किए जाएंगे। सीरीज की शुरुआत 23 जुलाई से होगी। जिम्बाब्वे की टीम जनवरी 2027 में भारत का दौरा करेगी, जहां 3 मैचों की वनडे अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेली जाएगी। मुकाबला कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई में आयोजित होंगे। आईपीएल के छठे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स अपने होम ग्राउंड पर आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना करेगी। ये मैच ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 7 बजे होगा। तो कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे से शुरू होने वाला है, जबकि टॉस 7 बजे होगा। दोनों टीमों को अपने अपने पहले मैच में हार झेलनी पड़ी थी। आईपीएल के 5वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। यह दिल्ली कैपिटल्स की लखनऊ सुपर जायंट्स पर लगातार 5वीं जीत रही। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में लखनऊ 19वें ओवर में 141 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। 70 रन की पारी खेलने वाले इंपैक्ट प्लेयर समीर रिजवी प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 के तीसरे दिन भारत के विश्वनाथ सुरेश और सचिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। इसी के साथ इन खिलाड़ियों ने अपनी अपनी वेट कैटेगरी में अगले राउंड में जगह बनाई। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अगले राउंड में सुरेश का मुकाबला कजाकिस्तान के संझार ताशकेनबे से होगा, वहीं सचिन का मुकाबला चीनी ताइपे के चैंग वेई ली से होगा। भारतीय फुटबॉल टीम ने हांगकांग पर 2-1 से जीत के बाद फीफा रैंकिंग में 5 स्थान की छलांग लगा ली है। भारतीय टीम अब 141वें स्थान से 136वें स्थान पर पहुंच गई है। हांगकांग के खिलाफ मैच में रयान विलियम्स और आकाश मिश्रा ने पहले और दूसरे हाफ में गोल कर भारत को जीत दिलाई। ये खालिद जमील के मुख्य कोच बनने के बाद घरेलू मैदान पर भारत की पहली जीत रही। भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय घुड़सवारी महासंघ के कामकाज को चलाने के लिए 4 सदस्यीय तदर्थ समिति का किया गठन। ये फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों पर किया गया। आईओए के 27 मार्च के आदेश के अनुसार तदर्थ समिति की अध्यक्षता यशोधरा राजे सिंधिया करेंगी। आईओए ने स्पष्ट किया है कि समिति केवल नई कार्यकारिणी के कार्यभार संभालने तक ही बनी रहेगी, जिसके बाद वो भंग हो जाएगी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।